Hello student. Today we are going to start definite integration. What is definite integration? Definite integration को हम लोग थ्री फॉर्म में डिफाइन करेंगे. तो फर्स्ट डिफिनेशन है इंटीग्रेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल. डिफिनिट इंटीग्रेशन को हम लोग डिफाइन करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से. तो समझिए क्या है. यह मान लो कोई फंक्शन का ग्राफ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और इसको a से b तक इंटीग्रेट करना है. ए से बी तक इंटीग्रेट करना है. इसको क्या करेंगे हम लोग बहुत छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे. इक्वल पार्ट्स में इन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. ठीक है. इन इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया. और ईच पार्ट का लेंथ जो है ना h है. h h h टोटल लेंथ या इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट तक n इंटू एच हो जाएगा और यह हो जाएगा b माइनस ए के इक्वल. यहाँ तक तो क्लियर है. अब इसको हम लोग इस तरह से रेक्टेंगल बना रहे हैं. यहाँ पर इसको रेक्टेंगल बना दिया और यहाँ पर भी रेक्टेंगल बना. अब इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना. एरिया एरिया निकालेंगे तो लेंथ इंटू हाइट. हाइट कैसे निकालेंगे. देखो यह जो है यह लेंथ जो है हाइट हो जाएगा. एफ ऑफ ए एक्स के जगह पर ए रख दे तो एफ ऑफ ए ही हाइट हो जाएगा. इस फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस फिर यह सेकेंड रेक्टेंगल का एरिया. जैसे देखो यह ए का कोऑर्डिनेट है. इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ए है. नेक्स्ट पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ए प्लस एच हो जाएगा. इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ए प्लस 2h हो जाएगा. और लास्ट वाले पॉइंट का ए प्लस एन एच हो जाएगा. यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच. यह फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया हो गया एच इंटू एफ ऑफ एच. सेकेंड रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच डॉट डॉट डॉट. जो लास्ट जो रेक्टेंगल है लास्ट एक साइड का लेंथ तो एच होगा और सेकेंड साइड का लेंथ जो है एक्स की जगह पर यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट रखेंगे तो यह हाइट मिलेगा. है ना. यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच. यह पूरे रेक्टेंगल का एरिया का सम यह आ गया. सम ऑफ एरियाज. ठीक है. A1 इसका एरिया का नाम देते हैं A1 प्लस A2 प्लस AN. ये सभी रेक्टेंगल का एरिया का सम आ गया यह. अब इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा एच एफ ऑफ ए प्लस आर एच लिखा जा सकता है. लिख सकते हैं. और आर का वैल्यू देखो जीरो रखेंगे तो पहला टर्म मिलेगा. तो आर का वैल्यू जीरो से लेकर के आर के जगह पर क्या रखेंगे लास्ट वैल्यू एन माइनस. और फिर कंसीडर करते हैं एक दूसरा ग्राफ. इसी ग्राफ को दूसरे वे में
एफ ऑफ एक्स। ए से बी तक। फिर यहाँ पर हम लोग इसको n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ए प्लस एच, ए प्लस 2h, बी का वैल्यू हो जाएगा ए प्लस एन एच। सेम ग्राफ है। अब यहाँ पर रेक्टेंगल जो बना रहे हैं इसको एक्सटेंड कर देते हैं और फिर इस पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं। फिर यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया और इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। फिर यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया और इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। ठीक है ना। अपर रेक्टेंगल, यह जो है स्मॉलर रेक्टेंगल का एरिया लिया और इस फिगर में सेम ग्राफ है, रेक्टेंगल केवल बड़ा वाला रेक्टेंगल ले लिया। तो यहाँ पर सम ऑफ एरिया जो है वह क्या होगा, सम ऑफ एरियाज एच, ये सभी एच इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, ईच पार्ट हैविंग लेंथ एच। तो इसका एरिया निकालेंगे हम कैसे, तो यह एच हो जाएगा और रेक्टेंगल का हाइट यहाँ तक है। फर्स्ट रेक्टेंगल का हाइट यहाँ तक है, यह हाइट है। तो यह हाइट निकालने के लिए एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, ए प्लस एच रखेंगे। एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस 2h। लास्ट हो जाएगा एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एन इंटू एच। यह बड़ा वाला रेक्टेंगल है ना, तो इसका हाइट यहाँ से निकलेगा, इस वाई कोऑर्डिनेट से हाइट निकलेगा। तो एक्स के जगह पर ए प्लस एन एच रखेंगे। अब इसी को सिग्मा के रूप में हम लोग रख सकते हैं, एच इंटू सिग्मा। एच तो कांस्टेंट है सिग्मा के लिए, तो हम सिग्मा से एच को बाहर भी रख सकते हैं, अंदर भी रख सकते हैं। तो अभी अंदर ही रखते हैं, एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच। अब देखो फर्स्ट टर्म यहाँ पर ए प्लस एच है, तो आर का वैल्यू क्या रखना होगा, 1, और लास्ट ए प्लस एन एच है, तो आर का वैल्यू एन हो जाएगा। ठीक है, यही जो है यह हो गया लोअर रेक्टेंगल का एरिया का सम, यह हो गया अपर रेक्टेंगल एरिया का सम। अब देखिए जो डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है वह कर्व के द्वारा जो एरिया बाउंडेड होगा वह होगा। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होगा, इस दोनों एरिया के बीच में होगा। यह नीचे वाले जो रेक्टेंगल है इससे ग्रेटर होगा डिफिनिट इंटीग्रेशन, जो कर्व के द्वारा एरिया बाउंडेड है, और ये जो सेकेंड जो एरिया है इससे छोटा होगा। बट जब एन को हम इन्फिनिटी टेंड करा दें, मतलब इनफाइनाइट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, यह रेक्टेंगल और के जो द्वारा एरिया है, कर्व के जो द्वारा एरिया है वह कोइंसाइड कर जाएगा। ठीक है, तो एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, या उसी को बोल सकते हैं एच टेंड्स टू 0। यहाँ पर एन को डिवाइड कर दो बी माइनस ए में, एन टेंड्स इन्फिनिटी तो एच टेंड्स टू 0, दोनों इक्विवेलेंट है। या तो एच को हम 0 बोल दें, यह एच बहुत छोटा हो जाए, स्मॉलर हो जाए, एच टेंड्स टू 0 होगा। सैंडविच थ्योरम से क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू भी होल्ड हो जाएगा, टेकिंग लिमिट। ठीक है ना, और यह दोनों एरिया जो है इक्वल हो जाएगा, तीनों एरिया इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इससे ग्रेटर इसका जो लिमिट होगा और इसका जो लिमिट होगा, लिमिटिंग पोजीशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जब ये छोटा कर दिया जाए, या लोअर नीचे वाले रेक्टेंगल अपर वाले रेक्टेंगल कोइंसाइड कर जाएंगे, डिफिनिट इंटीग्रेशन दोनों के बीच में हो जाएगा। आइए फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू लिमिट के साथ सेम हो जाएगा, तो वास्तव में क्या हो जाएगा, डिफिनिट इंटीग्रेशन हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 लिखो या एन टेंड्स इन्फिनिटी लिखो, और ये जो सिग्मा लिखा हुआ है आर का वैल्यू 0 से n माइनस 1 एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच हो जाएगा। या
इसको भी लिख सकते हैं लिमिट एज टेंड्स टू 0 सिग्मा एज इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एज, और आर का वैल्यू 1 से n हो जाए। ठीक है, तो डिफिनिट इंटीग्रेशन को जो डिफाइन करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से, वह यही फॉर्मूला होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 सिग्मा एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच। आर का वैल्यू 0 से n-1 तक रखिए या 1 से n तक रखिए। फिर इसको एक बार दोबारा समझाते हैं। सिंपली एक फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है फ्रॉम ए टू बी, और हम कंसिडर कर रहे हैं कि इस ग्राफ और एक एक्सिस के बीच में जो एरिया बाउंडेड है उसको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए क्या किया, ए से बी तक जो रीजन है उसको n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और ईच पार्ट का लेंथ h है। टोटल लेंथ कितना हो जाएगा NH, और a से b तक है तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा b माइनस ए, तो दोनों टोटल लेंथ इक्वल होगा। अब ये नीचे में रेक्टेंगल बनाया, छोटे छोटे रेक्टेंगल बनाया, एक एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। टोटल एरिया का सम क्या हो जाएगा, तो यह हो गया लेंथ और यह हो जाएगा ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ कैसे निकालेंगे, तो यह वाई कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट को हम एक्स की जगह पर रख दे एफ एक्स में तो हाइट मिल जाएगा, तो एच इंटू एफ ऑफ ए, सिमिलरली एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच, लास्ट रेक्टेंगल जो हो जाएगा एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस n-1 इंटू एच। और इसी को सिग्मा के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों लाइन तो सेम है, ये एक्सटेंडेड फॉर्म में है या सिग्मा के फॉर्म में है। इसको बोलेंगे लोअर इंटीग्रल सम, लोअर रेक्टेंगल के एरिया का सम। अब सेम ग्राफ के साथ हम लोग इस हाइट को एक्सटेंड करके रेक्टेंगल बनाए। अब इसका एरिया का सम निकालना है तो लेंथ तो एच ही रहेगा, लेकिन हाइट अब एफ ऑफ ए नहीं होगा, एफ ऑफ ए तो यहीं तक होगा। यहाँ तक का हाइट निकालने के लिए हम लोग यह हाइट कंसिडर करेंगे, यह वाई कोऑर्डिनेट। इस वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा, तो इसे करस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट रख दो, एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस 2h, लास्ट रेक्टेंगल हो जाएगा एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस NH। इसी को सिग्मा के रूप में यह लिखेंगे। अब दोनों सिग्मा में क्या अंतर है, पहला वाला में आर का वैल्यू 0 रखोगे तब पहला टर्म मिलेगा, और इसमें आर का वैल्यू 1 रखेंगे तब पहला वैल्यू मिलेगा। तो फर्स्ट में सिग्मा के साथ आर वेरीज फ्रॉम 0 to n-1, और सेकेंड सिग्मा के साथ आर वेरी फ्रॉम 1 to n। और जो एक्चुअल एरिया होगा कर्व के द्वारा जो एक साथ जो एरिया बनाया जाएगा, इस दोनों सम के बीच में लाई करें। ठीक है, और जब हम n को टेंड करा दें इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी या h टेंड्स टू 0, दोनों सेम है, दोनों n इंटू एच इक्वल टू b माइनस ए, तो इनफाइनाइट इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड करेंगे तो लोअर एरिया और अपर एरिया दोनों इक्वल हो जाएगा। सैंडविच थ्योरम याद है ना, यह दो नंबर इक्वल हो जाए लिमिट के केस में, तो इसका भी एरिया, इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, इन्हीं दोनों के बराबर हो जाएगा। डिफिनिट इंटीग्रेशन कैन बी डिफाइंड एज लिमिट एच टेंड्स टू 0 इस फर्स्ट सिग्मा का वैल्यू इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 सेकेंड सिग्मा का। ओके, अब इसको देख करके आपको यह पूरा याद नहीं रखना है, ये तो आपको समझाने के लिए इतना डिटेल हम समझा रहे हैं। आपको सिंपली क्या करना है, डिफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब यह है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, आर का वैल्यू 1 से n रखेंगे, एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच, और एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच 0 से n-1 तक। इस बात को भी ध्यान रखना है, एन एच इक्वल टू बी माइनस ए। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल का सीधा सीधा मीनिंग है यह, लिमिट के टर्म में जो एक्सप्रेशन है सिग्मा के साथ। तो आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है, जब भी जरूरत पड़ेगा कि डिफिनिट इंटीग्रेशन निकालो फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, तो सीधा यह सिग्मा लिखना है, लिमिट लिखना है, इस सिग्मा को कैलकुलेट करना है, लिमिट को कैलकुलेट करना है, तो वही हो जाएगा डिफिनिट इंटीग्रेशन के बराबर। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर समराइज कर रहे हैं, आपको इसको याद रखना है। डिफिनिट इंटीग्रेशन का डिफिनेशन क्या है, लिमिट ऑफ सम ऑफ ए सीरीज हुज ईच टर्म टेंड्स टू 0 एंड नंबर ऑफ टर्म्स टेंड्स टू इन्फिनिटी।
वैसा कोई सीरीज जिसका प्रत्येक टर्म जीरो हो एंड नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी हो। कैसे होगा यह? तो देखो यहाँ पर एच टेंड्स टू जीरो है, तो एच के जगह पर जीरो रख दो, एच की जगह पर जीरो। तो ईच टर्म क्या हो रहा है? टेंड्स टू जीरो हो रहा है। और कितने टर्म है? या फर्स्ट टर्म या सेकेंड टर्म या एन माइनस वन टर्म है? नहीं, टोटल एन टर्म्स है ना, एन इक्वल पार्ट में जीरो टर्म या फर्स्ट टर्म, तो यह एनथ टर्म हो जाएगा। एन क्या है? एन टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी है और ईच टर्म टेंड्स टू जीरो है। तो वैसा कोई समेशन ऑफ सीरीज जिसका ईच टर्म टेंड्स टू जीरो एंड नंबर ऑफ टर्म्स टेंड्स टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड डिफिनिट इंटीग्रेशन या सिंपली इंटीग्रेशन। जब भी इंटीग्रेशन करना हो किसी भी कर्व का, तो पहले क्या करेंगे? इनफाइनाइट सीरीज में उसको डिवाइड करेंगे इस तरह से कि एक एक पार्ट का वैल्यू जीरो हो, टेंड्स टू जीरो हो, और उसका लिमिटिंग जो वैल्यू आएगा वही होगा डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन का फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफिनेशन यही है, लिमिट ऑफ सम ऑफ ए सीरीज विच ईच टर्म्स टेंड्स टू जीरो एंड नंबर ऑफ टर्म्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसको इंटीग्रेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं या फ्रॉम डिफिनीशन भी बोला जाता है। फ्रॉम डिफिनीशन, ए बी इनिशियो मेथड भी बोला जाता है। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन का सिंपल मीनिंग है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू होगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो सिग्मा आर टू वन एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर। इसको केवल याद रखना है, ना आपको ग्राफ बनाना है और ना कुछ एक्सप्लेन करना। फर्स्ट प्रिंसिपल से इंटीग्रेट करने का मतलब यह फॉर्मूला याद रखेंगे और इसमें फंक्शन को रख करके सिग्मा निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा देर में हम लोग क्वेश्चन इस पर करेंगे। या आर का वैल्यू जीरो से एन माइनस वन तक रखेंगे, यह दोनों में से कोई रख सकते हैं। तो एक हैबिट हम लोग रख लेंगे, आर का वैल्यू वन से एन रखेंगे एवरी क्वेश्चन, जीरो से एन माइनस वन में चक्कर में नहीं पड़ना है। साथ ही साथ एन एच इक्वल टू बी माइनस ए भी यूज करना पड़ेगा। देखो, यह लिमिट ना एच भी वेरिएबल है, एन भी वेरिएबल है। यह सिग्मा जब कैलकुलेट करेंगे तो आर के जगह पर एन के टर्म में आ जाएगा वैल्यू, इसमें एच भी इन्वॉल्व रहेगा, एन भी इन्वॉल्व रहेगा, तो दो वेरिएबल हो गया। किसी एक में चेंज करेंगे, एन को हटाएंगे, तो एन को हटाने के लिए क्या करेंगे? बी माइनस ए बाई एच रख देंगे सिग्मा निकालने के बाद। तो एन एच इक्वल टू बी माइनस ए भी यूज करना पड़ेगा और उसके बाद लिमिट निकालेंगे जब एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा तो। ठीक है, तो डिफिनिट इंटीग्रेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल का डिफिनेशन यह हो गया और उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यह हो गया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो है एक फॉर्मूला और है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आईआईटी में 2 बार क्वेश्चन उस पर आया होगा, आगे भी आ सकता है, तो उसको भी समझिए। अब इस सिग्मा में देखिए, इस सिग्मा में जब लिमिट नहीं रखे हुए हैं, लिमिट रखेंगे और इसे भी लिमिट रख दें तो ये तीनों वैल्यू इक्वल हो जाएगा। लेकिन जब लिमिट नहीं रखेंगे तो पहला का वैल्यू छोटा होगा, इंटीग्रेशन का वैल्यू से बड़ा होगा और सेकेंड सिग्मा का वैल्यू सबसे बड़ा होगा। तो इसका एक नाम है, इसको बोलते हैं लोअर इंटीग्रल सम। जब नीचे वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल करके ऐड करेंगे तो इसका नाम है लोअर इंटीग्रल सम। और जब ऊपर वाले लार्जर रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो इसका नाम हो जाएगा अपर रेक्टेंगल सम, अपर इंटीग्रल सम या एरिया का सम भी बोल सकते हैं, अपर इंटीग्रल सम। तो लोअर इंटीग्रल सम छोटा होगा डिफरेंट इंटीग्रेशन से, अपर इंटीग्रल सम बड़ा होगा डिफरेंट इंटीग्रेशन से। ओके, लोअर इंटीग्रल सम और अपर इंटीग्रल सम में लिमिट अप्लाई नहीं है। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो तीनों वैल्यू इक्वल हो जाएगा, लोअर भी, अपर भी और डिफरेंट इंटीग्रेशन भी। विदाउट लिमिट लोअर छोटा होगा और अपर बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको थोड़ा और हम लोग एक्सप्लेन करेंगे डिटेल। लोअर इंटीग्रल सम डिफरेंट इंटीग्रेशन छोटा होगा और अपर इंटीग्रल सम डिफरेंट इंटीग्रेशन से बड़ा होगा।
इस इनइक्वलिटी को भी याद रखना है। अब लोअर इंटीग्रल सम कौन होगा? दो तरह का हम लोग सिग्मा देखे थे, सिग्मा एच एफ ए प्लस आर एच। आर का वैल्यू 0 से n-1 तक, तो 0 रखेंगे तो n-1 रखेंगे। और दूसरा वैल्यू है सिग्मा एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच। आर का वैल्यू 1 से n तक। यहाँ तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन का क्या कहानी है, यह देखिए। और इंक्रीजिंग फंक्शन, ये सम है। और इंक्रीजिंग फंक्शन, यदि फंक्शन कोई इंक्रीजिंग है देखो, ये जो नीचे वाला जो रेक्टेंगल है इसका एरिया होगा एच इंटू एफ ऑफ ए, इस पर हाइट होगा। फिर इसके बाद वाले जो रेक्टेंगल होगा यहाँ पर हाइट निकलेगा, तो इसका एरिया हो जाएगा एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस 1h। ठीक है, यह हो जाएगा लोअर इंटीग्रल सम। तो लोअर इंटीग्रल सम में आर का वैल्यू 0 से n-1 तक हो। ठीक है, अब देखो क्या लिखना चाह रहा है। यह जो है ना, यह एक एरिया का सम हो गया, और यह भी एक एरिया का सम हो गया। यदि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो 0 से n-1 तक जो समेशन है उसका नाम होगा लोअर इंटीग्रल सम, और जो 1 से n तक है उसका नाम होगा अपर इंटीग्रल सम। समझ रहे हैं ना? जब अपर इंटीग्रल सम निकालेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे तो हाइट यहाँ पर मिल जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, लेकिन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तब चेंज हो जाएगा। यदि फंक्शन मान लो डिक्रीजिंग, ए से बी तक, तो मेनी रेक्टेंगल्स में डिवाइड जब करेंगे तो यह हो जाएगा नीचे वाला रेक्टेंगल। तो यहाँ पर देखिए, इसका जब एरिया निकालेंगे तो एच इंटू एफ ऑफ ए नहीं, यह ए प्लस एच है, तो एफ ऑफ ए प्लस एच। यहाँ पर आर का वैल्यू 1 से शुरू हो रहा है, 1 से n तक। और यदि अपर इंटीग्रल सम देखेंगे, अपर रेक्टेंगल का एरिया का सम, तो इसको एक्सटेंड करेंगे और ऊपर में रेक्टेंगल बनेगा, तो इसका एरिया जो हो जाएगा यहाँ पर निकलेगा एच इंटू एफ ऑफ ए। तो यहाँ पर आर का वैल्यू 0 से शुरू हो रहा है, उल्टा हो जाएगा। 0 से शुरू होने वाला जो समेशन होगा वह अपर इंटीग्रल सम, और 1 से शुरू होने वाला वह हो जाएगा लोअर इंटीग्रल सम। ठीक है बच्चों, थोड़ा फिर इसको और थोड़ा समझाते हैं आपको, थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजन। ये समझो, यह दो एरिया का सम है, एक 0 से स्टार्ट हो रहा है, एक 1 से स्टार्ट हो रहा है, सिंपली। अब इसका नाम कुछ नहीं रख रहे हैं, लोअर अपर कुछ नहीं रख रहे हैं। यह आप सीधा देखिए, यह पहला सिग्मा जो है बहुत से रेक्टेंगल के एरिया का सम है, और दूसरा सिग्मा भी बहुत से रेक्टेंगल के एरिया का सम है। अब इसमें कौन लोअर होगा कौन अपर होगा, तो वह डिपेंड करेगा डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन पर। तो पहले हम चेक करेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। यदि इंक्रीजिंग है तो जो 0 से शुरू हो रहा है सिग्मा, आर का वैल्यू 0 से जो शुरू हो रहा है वह लोअर हो जाएगा, और आर का वैल्यू 1 से जो शुरू हो रहा है वो अपर हो जाएगा। यदि डिक्रीजिंग फंक्शन है तो पता है ना, डिक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाता है। तो जिस सिग्मा में आर वेरी फ्रॉम 0 to n-1 वह अपर हो जाएगा, इसका नाम अपर हो जाएगा, और सेकेंड वाले का नाम लोअर हो जाएगा। ठीक है,
तो लोअर इंटीग्रल सम कोई पूछे कि इस दोनों में कौन है, मान लो इसको ढक दिया जाए, इसका नाम ढक दिया जाए और इंक्रीजिंग फंक्शन ढक दिया जाए, और तब पूछा जाए कि इस सिग्मा का नाम क्या होगा, लोअर या अपर, तो अभी नहीं बता सकते। यह लोअर भी हो सकता है, अपर भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि ज़्यादा क्लियर हो जाए। जैसे एक क्वेश्चन है, लेट ए एन इक्वल्स टू सिग्मा दिस एंड बी एन इक्वल्स टू दिस, देन ए एन लेस देन पाई बाई फोर, ए एन ग्रेटर देन पाई बाई फोर। तो देखिए, ध्यान से देखिए, इस ए एन और बी एन में लिमिट नहीं दिया गया है। लिमिट जब नहीं दिया गया है तो इसका मतलब क्या हो गया, यह डिफिनिट इंटीग्रेशन के बराबर नहीं है। लिमिट जब रखेंगे तब डिफिनिट इंटीग्रेशन होगा। केवल सिग्मा के साथ लिखा जाए, यह वैल्यू हो जाएगा ओनली लोअर इंटीग्रल सम या अपर इंटीग्रल सम। अब लोअर इंटीग्रल सम, अपर इंटीग्रल सम कौन होगा, आर का वैल्यू 0 से शुरू होने वाला या आर का वैल्यू 1 से शुरू होने वाला, तो वह डिपेंड करेगा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो पहले एन बी एन जो समेशन ऑफ सीरीज है, इससे हम लोग बनाएंगे फंक्शन। तो फंक्शन कैसे बनाएंगे, तो इसमें यदि लिमिट अप्लाई कर दें तो यह हो जाएगा डिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, यदि इसमें हम लिमिट अप्लाई कर दें तो वह हो जाएगा डिफिनिट इंटीग्रेशन। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा आर का वैल्यू 0 से n माइनस 1 एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और आपको अब याद कीजिए, लिमिट बाय इंटीग्रेशन में पहले क्या करते थे, सबसे पहले टी आर लिखते थे। टी आर तो लिखा हुआ है, जो सिग्मा के अंदर है वही टी आर है, और उसके बाद टी आर लिखने के बाद एक्सप्रेस करते थे 1/n इंटू एफ ऑफ आर बाई एन। ठीक है, सबसे पहले टी आर लिखते थे और उसके टी आर को एक्सप्रेस करते थे 1/n एफ ऑफ आर बाई एन के रूप में। कैसे एक्सप्रेस होगा, तो यहाँ पर एन स्क्वायर है, तो एन स्क्वायर से ऊपर और नीचे यदि डिवाइड कर दिया जाए, तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक एन ऊपर कैंसिल हो जाएगा और 1/n बाहर आ जाएगा, यहाँ 1, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस आर बाई एन का होल स्क्वायर। अब 1/n dx हो जाएगा और यह x हो जाएगा। यह लिमिट कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये सब याद होगा आपको। ठीक है, या चाहे तो इससे भी ले सकते थे, आर का वैल्यू 1 से n-1 तक। अब आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से n रखते हैं, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, दोनों में से किसी में हम लिमिट अप्लाई कर दें तो दोनों का वैल्यू सेम होगा, कोई अंतर नहीं होगा। तो आर का वैल्यू 1 से n तक। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, तो आर के वैल्यू में याद होगा आपको n से डिवाइड करते हैं और n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देते हैं। यह लिमिट 0 आ जाएगा और यह लिमिट 1 आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन करना है 0 से 1। ठीक है, यह बात सब समझ रहे होंगे आप। ये जस्ट हमने क्या किया, एन और बी एन में लिमिट नहीं था तो हम लोग अपने से लिमिट अप्लाई कर दिए। यह इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x फ्रॉम 0 to 1, 1 रखेंगे तो π/4, 0 रखेंगे तो 0। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन हो गया π/4। अब किस फंक्शन को हमने इंटीग्रेट किया उसको यहाँ पर लिखो, सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू π/4, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यह इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इसको देखने के लिए डिफरेंशिएट करेंगे, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटू 2x। एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1, तो 0 से 1 में यह वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आ जाएगा तो एफ एक्स डिक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग वाले फंक्शन में जिस सिग्मा में आर का वैल्यू 0 से शुरू हो रहा है वह अपर हो जाएगा, तो एन जो हो जाएगा अपर इंटीग्रल सम।
और जिसमें आर का वैल्यू 1 से n तक शुरू हो रहा है वह हो जाएगा लोअर इंटीग्रल सम। और इनिक्वलिटी क्या होता है, लोअर इंटीग्रल सम लेस देन होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन से, और डेफिनेट इंटीग्रेशन लेस देन होगा अपर इंटीग्रल सम। तो लोअर इंटीग्रल सम कौन है, बी एन, तो बी एन लेस देन π/4। डेफिनेट इंटीग्रेशन तो निकल चुके हैं, तो सी आंसर हो जाएगा। और एन हो जाएगा अपर इंटीग्रल सम, तो एन जो है ग्रेटर हो जाएगा, तो आंसर बी हो जाएगा, बी और सी। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही भयंकर क्वेश्चन है। यदि यह तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ समझ में आएगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करना है। अदरवाइज इस क्वेश्चन को एग्जाम के दृष्टिकोण से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि एन बी एन एबीजीपी के क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे देख करके समझें कि यह डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व होगा। तो याद होगा जब सैंडविच थ्योरम पढ़ रहे थे लिमिट में, इंटीग्रेशन के द्वारा जब लिमिट निकाल रहे थे, तो वहां पर आपको बताया था मन ही मन क्या करना है, नीचे में जो एन है उसके हाईएस्ट पावर के साथ बाहर करना है। यहाँ पर देखना है r/n सेट हो जाए, फंक्शन ऑफ r/n, एक एन कैंसिल होकर के 1/n एक्स्ट्रा बच जाए। तो ऐसा जब सिग्मा होगा आइदर विद लिमिट और विदाउट लिमिट, तो समझ जाना है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन से वह रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, तो ये समझाने के लिए इतना लिखे। अब इसको एक बार जब इस कंसेप्ट को सीख लिए तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट मन ही मन यहाँ पर देखेंगे एन स्क्वायर को बाहर करेंगे। तो एन स्क्वायर को बाहर करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा एक एन, 1/n 1/1 प्लस r/n का होल स्क्वायर। अब डायरेक्ट लिख देंगे इसको dx, इसको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट कर देंगे 0 से 1 में, तो π/4। जो फंक्शन हम लोगों ने बनाया इसको डिफरेंशिएट करके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखेंगे। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के आधार पर हम नाम देंगे एन लोअर है या अपर है। अभी एन आ गया अपर इंटीग्रल सम, अब बी एन आ गया लोअर इंटीग्रल सम। तो अपर इंटीग्रल सम डेफिनेट इंटीग्रेशन से ग्रेटर होगा और लोअर इंटीग्रल सम डेफिनेट इंटीग्रेशन से छोटा होगा। इस तरह से ऑप्शन चुन लेंगे। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन था। इस कंसेप्ट को यदि आप नहीं जानते हैं तो यह क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। यह समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट करके यह बताएंगे। लोअर LIS QIS यह कमेंट लिख देंगे, ये हम समझ जाएंगे कि आपको समझ में आ गया। तो AN BN इस तरह का इनइक्वलिटी का क्वेश्चन हो और इसमें दिख रहा हो कि एन स्क्वायर को हाईएस्ट नीचे जो पावर उसको बाहर करेंगे तो वह सेट हो जाएगा 1/n f(r/n) के रूप में। ओके, इसको फिर दोबारा भी रिवाइज कीजिएगा तब ज़्यादा क्लियर होगा। एक बार फिर पीछे आते हैं। मेन यह नोट जो है आपको, नोट नहीं, यहाँ से यह याद रखना है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब है फर्स्ट प्रिंसिपल से यह फॉर्मूला a to b fx dx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और r का वैल्यू 1 से n ही हम लोग यूज करेंगे, h इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच। 0 से n-1 भी रख सकते हैं लेकिन हम लोग यूज करेंगे 1 से n, और NH इक्वल टू होता है b माइनस ए। ठीक है, तो जो भी अभी तक हम लोग देखे डिस्कशन किए उसमें से मेन पॉइंट जो आया निचोड़ आया यह आया। और दूसरा जो पॉइंट है यह कि लोअर इंटीग्रल सम से बड़ा होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन, आई से बड़ा होगा अपर इंटीग्रल सम। इसमें r का वैल्यू 0 से n-1 तक है, उसको लोअर बोला जाए या 1 से n तक वाले को लोअर बोला जाए, किसको लोअर किसको अपर बोला जाए तो वह डिसाइड होगा। फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है तो 0 से शुरू होने वाले को लोअर बोलेंगे और 1 से शुरू होने वाले को अपर बोलेंगे। फंक्शन है तो उल्टा हो जाएगा, लोअर के जगह पर अपर आ जाएगा, अपर की जगह पर लोअर आ जाएगा। और इस तरह के इनइक्वलिटी का क्वेश्चन जिसमें एक सीक्वेंस दिया गया हो, समेशन दिया गया हो, समेशन ऑफ सीक्वेंस, इस तरह से कि जो आपको लिमिट में पढ़े थे कि 1/n f ऑफ r/n सेट करना है, वैसा सेट होते हुए उसमें दिख रहा हो, इसमें लिमिट अप्लाई करके डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू निकाल दीजिए और फिर फंक्शन जो आपने बनाया उसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करके कौन एन लोअर होगा या अपर होगा वह डिसाइड करके आंसर को चुन लेना है। ओके, ये हो गया फर्स्ट डिफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन एट सम ऑफ लिमिट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कुछ सम का फॉर्मूला
का भी आपको जरूरत पड़ेगा। ये फॉर्मूला सब तो याद होगा, एक बार फिर हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। और नेचुरल नंबर के क्यूब का सम क्या होता है, तो फर्स्ट जो रिजल्ट है 8 × n+1/2 इसी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये सब पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। साइन का एंगल यदि एपी में है तो इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? चलो बोलो जल्दी। साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू β/2 इंटू साइन n β/2 होल बाई साइन β/2, यह होता है। यह फॉर्मूला एक बार रिवाइज करके याद कर लीजिए। फिर पहले तो याद कराया था आपको 11th में, शायद हो सकता है भूल गए हो। कॉस के साथ एंगल एपी में है, यह पहला साइन केवल कॉस हो जाएगा, रेस्ट सभी सेम रहेगा। कॉस अल्फा प्लस n-1 इंटू β/2 इंटू साइन रहेगा n β/2 होल बाई साइन β/2। इन सभी समेशन का जरूरत पड़ेगा हमको डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालने में। अब दूसरा डेफिनेशन है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। डेफिनेट इंटीग्रेशन इज सम ऑफ अलजेब्रिक एरियाज। इसका मतलब क्या है, तो मान लो कोई ये फंक्शन है, कुछ इस तरह से कोई फंक्शन, और ए से बी तक इंटीग्रेट कर, और यहाँ तक का एरिया हमको पता है A1 और यहाँ तक एरिया पता है A2, तो सिंपली ऐड कर देंगे। ए से बी fx dx को कैलकुलेट करने के लिए A1 + A2 कर देंगे। मान लो कुछ फंक्शन मान लो ऐसा हो, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है। तो ए से बी तक यहाँ पर जब इंटीग्रेट करेंगे fx dx को, तो A1 - A2 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यह एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन जो एरिया एक्स एक्सिस के नीचे है उसका अलजेब्रिक वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। अलजेब्रिक एरियाज का मतलब साइन के साथ, ठीक है। एरिया ऐड करेंगे तो ये तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगा, जबकि डेफिनेट इंटीग्रेशन नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन इज एक्चुअली सम ऑफ अलजेब्रिक एरियाज। तो मान लो किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है आपको ए टू बी, और एरिया निकालना आसान है, ग्राफ बनाना आसान है, हम लोग इंटीग्रेट नहीं करेंगे उसको, दूसरे मेथड से एरिया निकालेंगे पार्ट पार्ट करके। जो एरिया एक्स एक्सिस के अबव है उसको ऐड करेंगे, और जो एरिया एक्स एक्सिस के नीचे है उसको माइनस करेंगे, सबका सम कर देंगे, वही हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से भी कैलकुलेट करेंगे और एरिया के हेल्प से भी कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड डिफिनेशन हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन का, सम ऑफ अलजेब्रिक एरियाज। ओके, नेक्स्ट डिफिनेशन, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, यह थर्ड मेथड है और यही ज़्यादा यूज करेंगे। डिफिनेट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स कैलकुलेट करना है, तो हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन से पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। इंटीग्रेट फ्रॉम मेथड ऑफ इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। बहुत से मेथड पढ़े थे हम लोगों ने। अब इंडिफिनिट इंटीग्रेशन से इंटीग्रेट करेंगे। मान लो यह इंटीग्रेट होकर के आ गया कैपिटल एफ ऑफ एक्स, तो इसके साथ लिमिट ए टू बी, इसको लिमिट बोलते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट।
और फिर बी और ए को रख देंगे इसमें, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बी रखने पर यह इनडिटर्मिनेट आ जाए, तो उस केस में एफ बी नहीं निकाल सकते हैं। तो उस केस में क्या करेंगे, लिमिट लेना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू बी एफ ऑफ x माइनस लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ x। डिटर्मिनेट होने के कारण डायरेक्ट b रख देते हैं। यदि इनडिटर्मिनेट है b और a पर तो आपको लिमिट कैलकुलेट करना। और ये जो इंटरवल होता है ना x का, यह होता है ओपन इंटरवल के साथ, a टू b, क्लोज नहीं होता। कंटिन्यूअस है तो क्लोज भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली जो होता है x बिलोंग्स टू a टू b ओपन इंटरवल। यहाँ जो है b पर जो लिमिट जो लिख रहे हैं वह b माइनस होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, और a पर जो लिमिट होगा वन साइडेड लिमिट है, ये a प्लस लिमिट, ठीक है। यहाँ पर लिमिट का एग्जिस्टेंस का कंडीशन नहीं चेक कर देना है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, वन साइडेड लिमिट है ए और बी पर, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन मेथड से आपको पहले क्या करना होगा, इंटीग्रेट करेंगे और फिर एफ बी माइनस एफ ए आंसर हो जाएगा। और यदि एफ बी रखने के बाद यदि आपको समझ में आता है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म वहां पर आ रहा है तो लिमिट निकालना पड़ेगा, ओके। अब एक चीज देखना है कि ए से बी में एफ एक्स शुड बी कंटिन्यूअस। इंटीग्रेबल होने का कंडीशन क्या है, डिफरेंशिएबल होने का कंडीशन तो आपको पता है ना, एल एच डी इक्वल टू आर एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। लेकिन इंटीग्रेट होने के लिए कंडीशन है कि एफ एक्स शुड बी कंटिन्यूअस। यदि आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये कन्फर्म है कि ए से बी में एफ एक्स कंटिन्यूअस है। यदि डिसकंटिन्यूअस है तो उसको ब्रेक करेंगे और जिस पोर्शन में कंटिन्यूअस है उसी को केवल इंटीग्रेट करेंगे। इसको भी नोट के रूप में ध्यान रखिए, every integrable function is, every continuous function is integrable। function is integrable, ठीक है। तो कंप्लीट डिफिनेशन हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन का। डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट किस मेथड से करेंगे, तीन तरह का मेथड है। पहला मेथड है बाय समेशन ऑफ सीरीज। समेशन ऑफ सीरीज केवल स्कूल एग्जाम में यूज करेंगे। स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इंटीग्रेट दिस इंटीग्रल बाय यूजिंग लिमिट, बाय यूजिंग डिफिनेशन। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट प्रिंसिपल वाले प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। सेकेंड हो गया एरिया से डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो बहुत बार एरिया निकालना आसान होता है, तो यदि एरिया निकालना आसान है ग्राफ बना करके तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोग एरिया से निकालेंगे। रेस्ट सभी क्वेश्चन में, मैक्सिमम क्वेश्चन में हम लोग इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से इंटीग्रेट करके फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख देंगे इंटीग्रेशन का, ओके बच्चों। इस तीनों डिफिनेशन पर एक एक करके कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है इंटीग्रेट फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से इंटीग्रेट करना, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो। सिंस वी नो दैट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 सिग्मा एच एफ ऑफ ए प्लस आर एच, और आर वेरीज फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 भी लिख सकते हैं, 1 टू n लिख सकते हैं। तो 1 टू n हम लोग अब यहाँ से कंपेयर करेंगे कि एफ एक्स का वैल्यू क्या है। तो हियर एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ए का वैल्यू 0 है और बी का वैल्यू 2 है, तो एन एच इक्वल टू क्या होता है, बी माइनस ए, तो 2 हो जाएगा। अब जैसे एफ एक्स पता हो तो एफ ऑफ अल्फा कैसे निकालते हैं, तो एक्स की जगह अल्फा रख करके। तो एफ एक्स जब पता चल गया तो एफ ऑफ ए प्लस आर एच कैसे निकालेंगे, तब निकालेंगे हम लोग एफ ऑफ ए प्लस आर एच, और ए का वैल्यू भी रख दे पहले 0, तो यह हो जाएगा एफ ऑफ आर एच। एफ ऑफ आर एच का वैल्यू निकालो तो एक्स की जगह आर एच रख दो, तो आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 1। तो सभी वैल्यू हम लोग कंपेयर करके लिख लिए।
अब इसको पुट करेंगे इस फर्स्ट प्रिंसिपल के फॉर्मूला में। हेंस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 सिग्मा एच। अब एफ ऑफ ए प्लस आर एच की जगह पर उसका वैल्यू रखेंगे। उसका वैल्यू क्या आया, आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 1 यह आया, और आर का वैल्यू 1 से n तक। अब ध्यान रखो सिग्मा के लिए वेरिएबल आर है, आर, और इस लिमिट के लिए वेरिएबल एच है। एच को हम लोग कॉमन कर सकते हैं। पहले सिग्मा निकालेंगे फिर लिमिट निकालेंगे। लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये एच से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एच क्यू आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर का सिग्मा का फॉर्मूला लिख दो, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अब सिग्मा खत्म हो जाएगा। जब सिग्मा आपका वैल्यू लिख दिए, फॉर्मूला लिख दिए समेशन का, सिग्मा अब यूज नहीं होगा। प्लस इस 1 के साथ जब h मल्टीप्लाई होगा तो h इंटू सिग्मा 1, सिग्मा 1 का फॉर्मूला आपको याद होगा, n होता है, तो सिग्मा निकल गया। ठीक है, अब सिग्मा निकल गया तो सिग्मा खत्म, अब लिमिट बच गया। अब इस लिमिट को निकालना है तो देखिए n भी वेरिएबल है, h भी वेरिएबल है, n भी वेरिएबल है और h भी वेरिएबल है, तो n को एलिमिनेट करेंगे। तो n को एलिमिनेट कैसे करते हैं, इसके लिए सिंपली क्या करते हैं, n इंटू एच का वैल्यू 2 है, तो n इंटू एच लाते हैं। यहाँ पर n 3 फैक्टर में है और यहाँ पर एच क्यू है, तो एक एक एच से सभी फैक्टर मल्टीप्लाई कर दें, एन एच प्लस एच 2nh प्लस एच बाई 6, और यहाँ पर तो ऑलरेडी एन एच सेट है, तो ईच n के साथ h सेट कर दें, और एन एच की जगह पर क्या करेंगे, 2 रख देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस एच 2 इंटू 2 प्लस एच बाई 6 प्लस 2। अब इस लिमिट में केवल एक ही एच वेरिएबल हो गया। अब लिमिट कैलकुलेट करेंगे, यदि डिटर्मिनेट होगा तो डायरेक्ट एच का वैल्यू 0 रखेंगे, और यदि इनडिटर्मिनेट है तो लिमिट का फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर तो डिटर्मिनेट है, एच का वैल्यू डायरेक्ट रख दो 0, तो यह 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 2 4, और यहाँ पर भी 0 रखेंगे तो 2 इंटू 2 4, तो 4 इंटू 4 बाई 6 प्लस 2, यह हो जाएगा 2 दूनी 4 बाई 3, 4 दूनी 8 बाई 3, 3 दूनी 6 8 14 बाई 3, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इंटीग्रेट फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है। अब आप पीछे का सभी थ्योरी भूल जाइए, अब केवल इस पर कंसंट्रेट हुई। क्या करना है, पहले फॉर्मूला लिखना है। फर्स्ट प्रिंसिपल से इंटीग्रेट करने का मतलब है यह लाइन आपको याद रखना है और यही पहले लिखना है। कोई ग्राफ, कोई लोअर अपर कुछ नहीं करना है। सिंपली सॉल्व करने के लिए आपको यह फॉर्मूला लिखना है, फिर कंपेयर करेंगे जो क्वेश्चन है, जो फॉर्मूला में एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 2, हेंस एन एच का वैल्यू 2 हो गया। अब एफ एक्स निकल गया तो एफ ऑफ ए प्लस आर एच निकालना है। एफ ऑफ ए प्लस आर एच, पहले ए का वैल्यू रख दो और इस आर एच को एक्स के जगह पर रख दीजिए, यह वैल्यू भी निकल गया। अब इस सभी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इस लिमिट वाले पार्ट में। ठीक है, तो एफ खत्म हो गया, अब एफ का वैल्यू यूज कर एफ खत्म। अब सिग्मा निकालना है, इस सिग्मा के लिए आर वेरिएबल है, तो केवल आर पर सिग्मा अप्लाई कीजिए, तो सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला और सिग्मा 1 का फॉर्मूला। ठीक है, अब जितना जगह n दिख रहा है सबके साथ एक एक एच डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जहां जहां n इंटू एच आया वहां पर 2 रख दो, और उसके बाद केवल वेरिएबल h बच गया। अब h टेंड्स टू 0 है, तो यदि डिटर्मिनेट है तो डायरेक्ट h का वैल्यू 0 रख देंगे, और इनडिटर्मिनेट है तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे लिमिट में सिंप्लीफाई करते थे, और वहीं फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो यह खुद एक बार अपने से भी सॉल्व करेंगे, तब जा करके यह मेथड आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ए टू बी ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। सब तरह का एक एक क्वेश्चन हम लोग कर देते हैं।
पहला जो क्वेश्चन था वो अलजेब्रिक था, अब एक्सपोनेंशियल है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहला स्टेप है फॉर्मूला लिखना। डिफिनिट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू डिफाइंड एज लिमिट एच टेंड्स टू 0 सिग्मा एच एफ ऑफ ए प्लस आर एच, और आर का वैल्यू 1 से n। यदि 0 लिखेंगे तो 0 से n-1 लिखना पड़ेगा। अब कंपेयर करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, ई टू दी पावर एक्स है। ए की जगह पर तो ई है, बी की जगह पर बी ही है, तो एन इंटू एच इक्वल्स टू हो जाएगा बी माइनस ए। अब वैल्यू हमको निकालना है एफ ऑफ ए प्लस आर एच। ए की जगह पर तो यही है, यही वैल्यू रह जाएगा। एफ एक्स का वैल्यू पता है तो एफ ऑफ ए प्लस आर एच के लिए क्या करेंगे, एक्स की जगह पर रख देंगे ए प्लस। अब देखो इसको हम दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, ई टू दी पावर ए इंटू ई टू दी पावर आर एच। बेस सेम है और प्लस में है, दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। अब इन सभी वैल्यू को इस सिग्मा में रख दें। हेंस डिफिनिट इंटीग्रेशन इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 सिग्मा आर का वैल्यू 1 से n, एच के जगह पर तो एच है, एफ ऑफ ए प्लस आर के जगह पर ई टू दी पावर ए ई टू दी पावर आर एच। ठीक है, फंक्शन इवेल्युएट कर दिया। पहले फंक्शन इवेल्युएट करना है, फिर सिग्मा देन लिमिट, तीन कैलकुलेशन है। तो फंक्शन कैलकुलेट हो गया, अब सिग्मा निकालेंगे। सिग्मा के लिए वेरिएबल कौन है, आर का वैल्यू 1 से n। तो जिसमें आर नहीं है वो कांस्टेंट है, यह सिग्मा के लिए कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दें। एच इंटू ई टू दी पावर एच। सिग्मा के लिए केवल वेरिएबल है ई टू दी पावर आर एच, जहां पर आर इन्वॉल्व है। इसका सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है तो वह तो पता नहीं है। सिग्मा का फॉर्मूला तो 1 तो नेचुरल नंबर का है, स्क्वायर का है, क्यूब का है, साइन और कॉस का के लिए है, 4-5 फॉर्मूला है। इसके अलावा कोई समेशन ऑफ सीरीज आ जाए तो उसको एक्सपेंड कर दीजिए। आर का वैल्यू एक बार 1 से लेकर के n तक रखिए। आर की जगह पर 1 रखेंगे तो ई टू दी पावर एच, 2 रखेंगे ई टू दी पावर 2h, लास्ट में ई टू दी पावर n h। यह ध्यान से देखो, यह जीपी में है, जीपी के सम का फॉर्मूला लिख देना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू ई टू दी पावर ए। जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म ई टू दी पावर h इंटू आर, आर क्या हो जाएगा ई टू दी पावर h टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है ना, ए इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1 ई टू दी पावर h माइनस। ठीक है, तो सिग्मा भी खत्म, समेशन खत्म। अब जहाँ जहाँ एच है वहाँ सेट करना है एन एच, और एन एच की जगह पर रख देना है बी माइनस ए, क्योंकि एन नहीं होना चाहिए, दो वेरिएबल नहीं हो सकता। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच इंटू ई टू दी पावर ए ई टू दी पावर एच, केवल एक ही जगह पर आ रहा है ई टू दी पावर एन एच, तो ई टू दी पावर एन एच की जगह पर रख देंगे बी माइनस ए माइनस 1 बाई ई टू दी पावर एच माइनस। एन खत्म हो गया। अब हम लोग लिमिट निकालेंगे। अब लिमिट निकालने के लिए चेक करना है कि डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट। यह वैल्यू डिटर्मिनेट है, एच के जगह पर 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। यह वैल्यू तो कांस्टेंट है, यह ब्रैकेट के अंदर भी कांस्टेंट है। यहाँ पर एच 0 है या यहाँ पर एच 0 रखेंगे तो यह भी 0 है। तो 0/0 फॉर्म में, 0/0 फॉर्म में एक्सपोनेंशियल लिमिट कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला के आधार पर सेट करेंगे। यहाँ एच से डिवाइड, यहाँ एच से मल्टीप्लाई, यह बाहर वाला एच कैंसिल हो गया और इसका लिमिट 1 हो गया। तो फर्दर लिमिट का वैल्यू आगे लिखिए, ई टू दी पावर ए इंटू 1 आई टू दी पावर बी माइनस ए माइनस 1। अब ई टू दी पावर ए से मल्टीप्लाई कर दो, ई टू दी पावर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है, पावर एड हो जाएगा, तो ए कैंसिल ई टू दी पावर बी माइनस, और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा ई टू दी पावर ए, ये आंसर हो जाएगा। और आपको डायरेक्ट इंटीग्रेट करने तो आता ही है, इंटीग्रेट करके आंसर वेरीफाई कर लीजिए। ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स ही रहेगा, अपर लिमिट रख दीजिए, लोअर लिमिट रख दीजिए, तो आंसर वेरीफाई हो जाएगा। यह थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। हर वैरायटी, 3 वैरायटी का क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। आपको घर पर फिर क्लास के बाद क्या करना है, केवल क्वेश्चन देखना है, सॉल्यूशन नहीं देखना है, और अपने से सोल्व करना है। ठीक है ना, तब परफेक्ट होगा यह मेथड आपके लिए।
ओके, अब यह वैरायटी भी देख लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहेगा तो उसको कैसे इंटीग्रेट करें फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो 0 से π/2 sin x dx को इंटीग्रेट करना है प्रिंसिपल से। जब भी इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले वी नो दैट लिखना है a to b f(x) dx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 सिग्मा h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच, और r का वैल्यू 1 से n तक। ठीक है, यहाँ तक। अब कंपेयर करेंगे, f(x) के जगह पर क्या है साइन, a के जगह पर 0, b के जगह पर π/2, तो एन एच इक्वल्स टू π/2 हो जाएगा b माइनस ए। अब हमको निकालना है एफ ऑफ a प्लस आर एच, ए की जगह पर 0 तो एफ ऑफ आर एच, यह हो जाएगा साइन एच। अब इन सभी वैल्यू को इस इंटीग्रेशन में रख देना है। अब यहाँ पर रखते हैं, इसलिए डिफिनिट इंटीग्रेशन इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 सिग्मा h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच के जगह पर रख देंगे साइन आर एच, और r का वैल्यू 1 से n तक। अब लिमिट के लिए h कांस्टेंट है, तो जो h फैक्टर में उसको बाहर कर दिया और सिग्मा को एक्सपेंड कर दिया। r के जगह पर 1 रखे तो साइन h, साइन 2h डॉट डॉट साइन एन एच, यह हो जाएगा। तो एंगल सेपी में है साइन के साथ, तो इसका फॉर्मूला याद है आपको, फॉर्मूला यूज कर देना है। साइन अल्फा, अल्फा का मतलब पहला एंगल, तो फर्स्ट एंगल एच है, तो साइन एच प्लस n-1 इंटू बीटा, बीटा का कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस भी एच है बाई 2, साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा बाई 2 इंटू साइन एन बीटा बाई 2 होल बाई साइन बीटा बाई 2। यहाँ तो ठीक है। अब जहाँ जहाँ n इंटू एच है वहाँ पर यूज कर देना है π/2। एच इंटू साइन, यहाँ पर तो सिंपल एच है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर एन एच है, तो एन इंटू एच मल्टीप्लाई करेंगे, वह हो जाएगा π/2 माइनस एच बाई 2। यहाँ पर भी एन एच है, तो एन एच की जगह पर रख देंगे π/2, यह हो जाएगा साइन π/4, और यहाँ पर हो जाएगा साइन h/2। ठीक है, अब n खत्म हो गया। सबसे पहले f का वैल्यू रखे, फिर सिग्मा कैलकुलेट किए, फिर n को हटाए, एन एच की जगह पर b माइनस ए रख करके। अब इस लिमिट में केवल h हो गया। अब चेक करना है डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है। तो बाहर में h0 है, यहाँ पर भी h0 है, तो यह इनडिटर्मिनेट है। यहाँ 0 रखे, यहाँ 0 रखेंगे तो π/4 आ जाएगा, यह डिटर्मिनेट है और यह डिटर्मिनेट है। तो जो 0/0 है उसका केवल लिमिट निकालेंगे, तो फॉर्मूला के आधार पर सेट करेंगे। तो यहाँ h/2 से डिवाइड, h/2 से मल्टीप्लाई, तो h बाहर वाला h कैंसिल। अब रेस्ट पार्ट डिटर्मिनेट हो गया, तो यह 2 ऊपर चला जाएगा, साइन रेस्ट h की जगह पर 0 रख दीजिए, तो यह हो जाएगा π/4, और वह लास्ट वाला साइन π/4 तो ही है, तो 1/√2 1/√2 1/2 2 कैंसिल होकर के 1 आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, तो 3 तरह का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए, अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिगोनोमेट्रिक। ये तीनों तरह में से कोई एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में रह सकता है। एक क्वेश्चन तो रहता ही है, और ये बहुत ही सिंपल है। एवरी वैरायटी, तीन ही वैरायटी के क्वेश्चन है, तीनों वैरायटी का प्रैक्टिस कर लिए। आप इसको अपने से एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा कि कहीं पर गलती तो आपसे नहीं हो रहा है। ओके, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से एक एक्सरसाइज ही आर.डी. शर्मा में दिया गया या एनसीईआरटी में। आर.डी. शर्मा तो सॉल्व मत कीजिए, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज है ना फर्स्ट प्रिंसिपल से, ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए अच्छा से लिख करके। ओके, उसको जरूर प्रैक्टिस करना है, नहीं तो फिर यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनेगा नहीं जब तक प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, लेकिन प्रैक्टिस ऑनेस्टली करना पड़ेगा, केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। ओके।
क्वेश्चन है इंटीग्रेट, और ग्रेटेस्ट का इंटीग्रेशन करना है -1 से 3। तो -1, अब फर्स्ट प्रिंसिपल खत्म। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए प्रॉपर्टी जानना पड़ेगा, लेकिन प्रॉपर्टी तो अभी पढ़े नहीं है। अभी इंटीग्रेट कैसे करें? तो ग्रेटेस्ट ग्राफ बनाने आता है? यस आता है। तो ग्राफ बना दीजिए, एरिया निकाल दीजिए, एरिया से कर सकते हैं। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन का जो सेकेंड डिफिनीशन था उसके हेल्प से हम लोग इसको अभी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट ग्राफ बना दो। -1 से 3। -1 से 0 में वैल्यू हो जाएगा -1, यहाँ ब्लैंक सर्कल। 0 पर वैल्यू 0, यहाँ ब्लैंक सर्कल। फिर 1 पर वैल्यू 1, ब्लैंक सर्कल। और फिर 2 से 3 में ब्लैंक सर्कल, यहाँ पर डार्क, यहाँ ब्लैंक सर्कल। यही ग्राफ बनेगा। अब -1 से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें। अब एरिया निकालेंगे। इसका एरिया क्या होगा? तो स्क्वायर है ना, 1, यह लेंथ 1, यह लेंथ 1, तो इसका एरिया 1। यह तो लाइन है, इसका एरिया 0 हो जाएगा। यह लेंथ 1 है, यह भी लेंथ 1 ही है, 2 - 1, इसका एरिया 1। यहाँ पर इसका लेंथ 1 है, लेकिन हाइट कितना है? 2 है, इसका एरिया हो जाएगा 1 × 2। सभी एरिया का सम साइन के साथ। तो नीचे वाला जो एरिया है ना वो नेगेटिव होगा, तो -1 +0, यह ऊपर वाला एरिया प्लस में होगा, तो 2 आंसर हो जाएगा। अलजेब्रिक एरिया का सम निकाल करके इंटीग्रेट करना। तो यदि ग्राफ बनाना आसान हो, अब ग्राफ बनाने के लिए भी मान लो इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कन्वेक्सिटी, कनकेविटी चेक करना पड़ रहा है, तब इस मेथड सॉल्व नहीं करना है। ग्राफ यदि आप जानते हैं, इजियर तरीके से बन जाएगा, तो एरिया निकाल करके भी इंटीग्रेशन का वैल्यू निकाला जा सकता है। जैसे यह एक क्वेश्चन है, इसका तो फॉर्मूला भी होता है, आप जानते हैं, x/2 √a² - x² + a² sin इनवर्स x/a। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो फॉर्मूला पड़े तो वो फॉर्मूला लिख दीजिए, और फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दीजिए। यह हम लगता है यह लिमिट गलत टाइप किया हुआ है, a/2, 0 to a/2। अभी हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे ग्राफ बनाकर। भाई ग्राफ बना करके इंटीग्रेट करना बहुत बुद्धिमानी नहीं है, फॉर्मूला से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए। इसका ग्राफ कैसे बनाया जाए? पहले वाला का ग्राफ तो दिख रहा था, गेटजर है, तो गेटजर ग्राफ बना रहे थे। इसमें ग्राफ बनाने से पहले y मान लीजिए, √a² - x²। अब इसको स्क्वायरिंग करेंगे, तो y² = a² - x²। एक तरफ लाओ तो x² + y² = a²। तो ये सर्कल हो गया, और y जो है ना रूट अंडर है ना, तो y शुड बी ग्रेटर देन 0, तो सेमी सर्कल हो गया, तो यह सर्कल हो, सेमी सर्कल, पूरा सर्कल नहीं है। और एरिया, यह 0 है, यह a है, यह -a है, तो 0 से a तक नहीं, 0 से a/2 तक ही इंटीग्रेट करो। a/2 पर एक लाइन ड्रॉ करो, यही एरिया आपको निकालना है। इसको थोड़ा ऐसा करते हैं ना, ग्राफ थोड़ा बड़ा बनाते हैं, समझे? गड़बड़ हो गया। एनी हाउ फिर एक बार दोबारा लिख लेते हैं, वो पूरा डिलीट हो गया। y मान लिया √a² - x²। स्क्वायरिंग करेंगे तो x² + y² = a², बट कंडीशन भी होगा y ग्रेटर देन 0, इक्वल टू भी 0। यह हो जाएगा सेमी सर्कल, पूरा सर्कल नहीं होगा। तो सेमी सर्कल का ग्राफ बनाते हैं। 0 to a, यह हो जाएगा -a, लेकिन इंटीग्रेशन करना है 0 to a/2, तो a/2 यहाँ पर मान लिया। तो इस रीजन का एरिया निकालेंगे, वहीं इंटीग्रेशन के बराबर हो जाए। अब इसका एरिया कैसे निकाला जाए? तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे P तक।
इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे दिया एल। अब देखो यह तो हो गया सेक्टर और यह हो गया ट्रेंगल। ट्रेंगल का एरिया तो आप निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ एल पी क्या हो जाएगा, हाफ बेस। बेस का लेंथ कितना हो जाएगा, तो a/2, और हाइट कितना हो जाएगा, पी का कोऑर्डिनेट निकालोगे, a/2 एक्स कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a/2 यहाँ पर रखो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस a/2 रखेंगे तो ए स्क्वायर बाई 4, यह हो जाएगा 3a² बाई 4, रूट लेंगे तो √3a/2, तो हाइट हो जाएगा √3a/2, तो √3a² बाई 8, हाफ बेस इंटू हाइट। ओके, यह इसका एरिया तो निकल गया, ये नीचे वाले का ट्रेंगल का। अब इस रीजन का एरिया कैसे निकाला जाए, तो सेक्टर के एरिया तो पता है ना, क्या होता है r² थीटा बाई क्या होता है, टोटल एरिया जो है πr², सर्कल का एरिया होता है पेरीमीटर होता है 360 डिग्री, तो 2 पाई, तो पाई पाई कैंसिल, r² थीटा बाई 2। उस फार्मूला का यूज करके हम लोग सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए एंगल। उसके लिए चाहिए यह एंगल, तो यह एंगल कैसे कैलकुलेट करें, यह एंगल तो निकाल सकते हैं स्लोप से। ओपी का स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ ओपी √3 y2 माइनस y1, √3a/2 बाई a/2, यह आ जाएगा √3, तो यह एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। उधर वाला एंगल जो थीटा इसको मानते हैं, तो थीटा हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है ना, यह एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। तो सेक्टर का एरिया निकालेंगे, सेक्टर ओ पी, इसका भी नाम दे देते हैं क्यू, क्यू और फिर ओ, इसका एरिया निकालेंगे तो होता है πr², 2 पाई एंगल पर होता है, तो 1 यूनिट पर πr² बाई 2 पाई फिर थीटा, तो r² थीटा बाई 2। ठीक है, ठीक है ना, 2 पाई में πr² एरिया, तो एक रेडियन में πr² बाई 2 पाई, और थीटा में πr² थीटा बाई 2 पाई, 2 पाई पाई कैंसिल, तो r² थीटा बाई, थीटा शुड बी इन रेडियन। तो आर का वैल्यू कितना है, रेडियस का वैल्यू ए है, तो a², 30 डिग्री को क्या लिखेंगे, π/6 और बाई 2, तो πa² बाई 12। अब रिक्वायर्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन, दोनों एरिया का सम हो जाएगा, अलजेब्रिक सम, चूंकि दोनों एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव होगा, तो √3a² बाई 8 प्लस πa² बाई 12, यही आंसर हो जाएगा। ओके, तो कुछ क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन नहीं लेकिन कुछ क्वेश्चन हम लोग एरिया कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं। अब देखो -1 से 3, मैक्सिमम ऑफ x - 1 mod 1 mod ऑफ x dx को इंटीग्रेट करना है, ये लीनियर है मॉड के अंदर, इसका ग्राफ तो आसानी से बना सकते हैं, और लीनियर से ट्रेंगल बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, तो एरिया भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हम लोग एरिया का हेल्प लेंगे। एरिया की हेल्प, एरिया से बनाने के लिए एक बार डिसाइड कर लिया तो फिर आप ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो ग्राफ बनाइए। -1 से 3 तक ग्राफ बनाना है, x - 1 का ग्राफ मॉड के साथ आपको तो बनाना आता है, 1 पर जो है भी से बना देना है,
यह ग्राफ हो गया x माइनस 1 का। फिर यह y इक्वल टू 1, यह नंबर भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, 0 रखेंगे x के जगह पर तो यह 1 हो जाएगा। तो सेकेंड ग्राफ है y इक्वल टू 1, अलग अलग कर देते हैं। तो सेकेंड ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा y इक्वल टू 1 पर। थर्ड ग्राफ है मॉड x, तो मॉड x कहाँ पर बनेगा, ओरिजिन पर। तो ओरिजिन पर भी से बना दीजिए। ऐसा, और इसमें मैक्सिमम निकालना है, तो -1 से 3, -1 से 3 तक ही चेक करना है, आगे नहीं देखना है। तो -1 से 3 में मैक्सिमम कौन है, तो मैक्सिमम का मतलब जो ऊपर ग्राफ होता है, तो यह मैक्सिमम, फिर यह मैक्सिमम है, और फिर यह मैक्सिमम। तो फाइनल ग्राफ क्या बना, फाइनल ग्राफ यह केवल अच्छा देखने के लिए आपको अलग बता रहे हैं। -1 0 1 2 3, -1 से 0 तक यह पार्ट है, यह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों का एक बार चेक कर लीजिए, यह 1 ही होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यह किसका ग्राफ है, मॉड x का, और यह ग्राफ है हॉरिजॉन्टल लाइन का, ठीक है। तो मॉड x इक्वल टू 1 ± 1, तो 1 तक, तो 1 तक जो है यह हॉरिजॉन्टल पार्ट है, और फिर 1 से लेकर के 3 तक यह अपर वाला लाइन है। तो इस रीजन का एरिया निकालना है, इसको बहुत से पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। -1 से 0 तक एरिया, 0 से 1 तक एरिया, और 1 से 3 तक एरिया। तो यह -1 से 0 तक जो है ट्रेपेजियम है, इसका एरिया कैसे निकाला जाए, तो यह हाइट निकालना पड़ेगा इस ट्रेपेजियम का। इसके लिए इसका इक्वेशन चाहिए, यह किसका ग्राफ था, इसका ग्राफ था, और 1 से लेफ्ट साइड में है, नेगेटिव वैल्यू मोड के अंदर होगा, तो -x + 1। यह तो y इक्वल टू 1 है, यह किसका ग्राफ था, y इक्वल टू मॉड x का, और ओरिजिन के राइट साइड में, इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू x। अब इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालो, क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इस साइड का लेंथ निकालने के लिए x की जगह पर रखेंगे -1, तो 2 + 1, यह सम साइड्स इंटू हाइट, हाइट का मतलब यह लेंथ हो जाएगा 1, प्लस इसका एरिया निकालना है, तो ये स्क्वायर है, 1 × 1, यह भी ट्रेपेजियम है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो इसका हाइट निकालने के लिए, साइड की लेंथ निकालने के लिए x की जगह पर 1 रखेंगे, और इसका साइड का लेंथ निकालने के लिए x की जगह पर 3 रखेंगे, तो y का वैल्यू 3। हाइट कितना हो जाएगा, तो 1 2 3, यह हाइट जो है 2 लेंथ हो जाएगा, तो 3/2 + 1 + 4, 3/2 + 5, 5 में 10, 13/2 स्क्वायर यूनिट, यही आंसर हो जाएगा। यदि ग्राफ बनाना ईजियर है, लाइन ट्रेंगल ऐसा कुछ ग्राफ आ रहा हो, तो एरिया निकालना भी ईजियर होगा। तो ग्राफ बनाना भी ईजियर हो और एरिया निकालना भी ईजियर हो, तो डिफिनिट इंटीग्रेशन को हम लोग एरिया के हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो सब कुछ समझ में आ गया आपको। अब देखो, इसको चाहोगे एरिया से कैलकुलेट करना तो नहीं हो पाएगा, यह पैराबोला है, फिर रूट है, तो पैराबोला का एरिया निकालना तो आता नहीं है। एरिया इनफैक्ट निकालते हैं इंटीग्रेशन से, हम लोग तो उल्टा काम कर रहे थे, एरिया के हेल्प से इंटीग्रेशन निकाल रहे थे। तो एरिया निकालना जिसका आसान हो, उसी फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए एरिया यूज कर सकते हैं। ओके, अब इन सब क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको थर्ड डेफिनेशन क्या था, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन मेथड पढ़े थे, उस मेथड के हेल्प से इसको इंटीग्रेट करेंगे, और फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे। इस पार्ट को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।